अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो यानी लास्ट क्लास को हम अगर कंटिन्यू करें तो हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वाइल लूप पढ़ लिया था। और वाइल लूप में हमने एक टेबल भी जनरेट किया था, हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। हमने नंबर्स जनरेट किए थे, नंबर्स को सम करवाया था, प्लस एरे भी हमने प्रिंट करी थी, और हमने एक टेबल भी जनरेट किया था। अगर हम वाइल लूप को थोड़ा सा एक ओवरव्यू लें तो हम इसमें एक वेरिएबल बाहर बनाते थे, क्रिएट करते थे। देन वाइल के अंदर उसकी कंडीशन देते थे, और उसके डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हम उसके अंदर जो वो वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाते थे। तो ये था सिंटैक्स वाइल लूप का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप और डू वाइल लूप। तो मैं यहाँ पे लूप्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, और मैंने बॉर्डर पेड ले ली है। प्लस मैं यहाँ पे आके स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ। फॉर लूप में हमारे पास, जैसे वाइल लूप में हम वेरिएबल आगे बाहर बनाते थे लूप के अलावा, कंडीशन लूप की कंडीशन में देते थे, यानी राउंड ब्रैकेट में देते थे वाइल के साथ, और उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते थे। फॉर लूप में डिफरेंट है। फॉर लूप में क्या है कि हम डायरेक्टली फॉर लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट। हम वेरिएबल भी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे, हम कंडीशन भी इसी राउंड ब्रैकेट के अंदर देंगे, और हम इंक्रीमेंट होना है हर लूप के चलने के बाद वो भी इसी ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। कैसे? हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे var i इज इक्वल टू 1। अभी मैं काउंटिंग लिखने जा रहा हूँ जो 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक प्रिंट होगी। मैंने एक वेरिएबल दे दिया। एक वैल्यू लिखने के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, देन स्पेस। अब मैं कंडीशन दूंगा कि भाई जब तक आई मेरा लेस देन इक्वल टू रहे 10 के, ये मैंने कंडीशन दे दी, सेमीकोलन। उसके बाद लूप, जब जब लूप बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसे वाइल लूप चलता है, फॉर लूप एग्जैक्टली सेम है वाइल लूप के जैसे। वाइल लूप जब तक चलता था जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती थी। जैसे ही उसको कंडीशन फॉल्स मिलेगी वो लूप ब्रेक हो जाता था, क्विट हो जाता था। तो फॉर लूप भी इसी तरह है कि जब तक कि उसको ये कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। अभी देखो, अगर फर्स्ट टाइम मैं देखूं तो मेरी कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि आई सच में 10 से क्या है, छोटा है। तो मैं हर दफा लूप चलने के बाद क्या चाहता हूं कि आई इंक्रीमेंट हो जाए, यानी एक नंबर आई का बढ़ जाए। तो सेकंड टाइम में आई की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 भी 10 से बड़ा है, वो 2 भी 10 से छोटा है, ट्रू हो गई वैल्यू। थर्ड टाइम में फिर 3 हो जाएगी, फोर्थ टाइम में 4, फिफ्थ टाइम में 5, और 10 टाइम में 10 वैल्यू हो जाएगी इसकी। और जब भी ये 10 के इक्वल होगा, जब भी मेरी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जब 11 टाइम चल रही होगी वो, तो मेरे आई इंक्रीमेंट की वजह से आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 11 हो चुकी होगी। और 11 होने की वजह से मेरे जब कंडीशन चेक होने के लिए आएगी तो वो क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और मेरा लूप रुक जाएगा। तो मैं तीनों चीजें सेम एक ही जगह देता हूं। जैसे आई को मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, क्रिएट किया, फिर आई को मैंने कंडीशन के हिसाब से चेक करवाया ट्रू या फॉल्स, और आई को इंक्रीमेंट करा दिया। यहाँ पे मैंने ये बता रहा हूँ कि हर दफा लूप चलने के बाद क्या करना है, आई में नंबर बढ़ाना है या आई में नंबर कम करना है। ठीक है? यहाँ पे मैं आया, अब मुझे बस जस्ट ये प्रिंट करवाया, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आई मैंने प्रिंट करवा दिया। जस्ट सिर्फ आई प्रिंट करवा दिया। मैं आई इंक्रीमेंट करवाता था, वाइल लूप जब करता था तो मैं इसके नीचे आई इंक्रीमेंट कराता था, लेकिन मुझे यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं इंक्रीमेंट यहीं पे दे चुका हूँ। ठीक है, जस्ट इसको रन कर लेते हैं, F5 दबाते हैं, रोम पे रन करते हैं। तो मेरे यहाँ पे देखें काउंटिंग आ चुकी है। अभी एक ही लाइन में आ रही है, मुझे ये हर लाइन में अलग अलग चाहिए, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, कॉन्कैटिनेट के साथ यहाँ पे मैं BR का टैग लगा दूंगा। यहाँ पे आके मैं इसको F5 करता हूँ, तो देखो 1 से लेकर 10 तक आ गया है। अब सेम चीज मैंने जो वाइल लूप के साथ करी थी वही मैं फॉर लूप के साथ करूंगा। मैं एक टेबल जनरेट करवाऊंगा। टेबल जनरेट कराने के लिए मैं यहाँ पे सेम चीज करने वाला हूँ। मैंने इनपुट फील्ड लेनी है, इनपुट फील्ड नंबर ही लेनी है, सही है। और इसकी एक आईडी ले लेनी है मैंने, जिसके अंदर होगा टेबल। इसके अभी लेबल ले लेते हैं ताकि पता चले कि किस चीज के लिए है हमारे पास। लेबल में मैंने लिख दिया भाई टेबल ऑफ, जिसका टेबल है वो लिखना है यहाँ पर। BR का टैग नेक्स्ट लाइन के लिए, या BR का टैग हम नहीं भी लगाएं तो भी मसला नहीं है। लेबल ले लिया। यहाँ पे नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए रेंज। इनपुट की वैल्यू ले ली मैंने नंबर, और इसकी आईडी ले ली मैंने रेंज। आईडी क्यों दे रहा हूँ? ताकि मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से गेट कर सकूँ। और लास्ट में मैंने एक बटन ले लिया जिसको मुझे क्या कराना है, जनरेट टेबल। अब इस बटन पे क्लिक होने पर काम करवाना है मुझे। तो मैंने कहा भाई इस बटन पे ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट लगाया मैंने, यानी इवेंट लगाया। और मैंने कहा भाई एक फंक्शन चल जाए, एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं फंक्शन इसको चला दूंगा। वो फंक्शन क्या है? जनरेट का।
और फंक्शन की पहचान क्या है, आगे राउंड ब्रैकेट्स होंगे, आगे राउंड ब्रैकेट्स होंगे नाम के बाद। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इस फॉर लूप को मैं क्या करता हूँ, कमेंट, जहां पे आके ऑन क्लिक पे, जनरेट पे क्लिक होने पे ये फंक्शन चलेगा। तो सबसे पहले मैं ये फंक्शन बनाऊंगा। अब ये फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम जो मैंने लिखा है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब मैं आ गया अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यहां मैं बताऊंगा कि ये फंक्शन चलने पे ये क्या क्या करे। सबसे पहले तो मैं इसके फंक्शन चलने पर इन दोनों की वैल्यूज को गेट करूंगा, इन दोनों की वैल्यूज को क्या करूंगा, गेट करूंगा। वो वैल्यूज को गेट करके मैं एक वेरिएबल के अंदर रखवाना चाहता हूँ, टेबल के। मैंने कहा भाई टेबल का एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी की वैल्यू कहां से आए, ये वाले इनपुट फील्ड से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ताकि कुछ भी आगे पीछे ना हो। और आगे मैंने लिख दिया डॉट वैल्यू, यानी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को लाकर वो कहां सेव करा रहा है, टेबल में सेव करा रहा है। ठीक है, सेम चीज को मैं नीचे कॉपी कराऊंगा। अब ये चीज क्या हो गई, मेरे पास रेंज हो गई, और अब कौन सी फील्ड से आएगी मेरे पास, रेंज, जिसकी आईडी रेंज है उस फील्ड से वैल्यू आके सेव होगी। दोनों वैल्यूज को मैंने लेकर आके सेव करा लिया। अब मैं बनाऊंगा अपना लूप। लूप बनाने के लिए मैंने कहा भाई फॉर, अब सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं उसको चेक करवाऊंगा कि मेरा लूप कितनी दफा चलना है। और वो वेरिएबल मैंने आई रखा है, आई इक्वल्स टू वन, क्योंकि हमारे पास टू वन टू फॉर एग्जाम्पल है, तो वन पहले आता है, सबसे इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी, वन होगी। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दी। अब मैं इसकी दूंगा कंडीशन कि आई जब तक छोटा या बराबर रहे तो लूप चलता रहे। अब किसके बराबर रहे, मैं चाहता हूं कि यूजर रेंज दे, यूजर रेंज दे। तो यूजर रेंज जो दे रहा है वो कौन कौन सी वेरिएबल में आ रही है, रेंज में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे किसके बराबर करूंगा, रेंज की। अब यूजर बोलता है 15 तक टेबल चाहिए मुझे, 15 का टेबल 15 तक चाहिए, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 15 तक चलेगा। यहाँ पे ट्रू वैल्यू कहाँ कब तक आएगी, जब तक वैल्यू 15 से ऊपर नहीं हो जाती। जैसे ही 16 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो ये मेरा लूप टूट जाएगा। सही है। फिर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया, और आगे मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। हर दफा लूप चलने के बाद मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैं बाहर आया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज लिख दूंगा जो भी मुझे चाहिए। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं वो सारी चीजें लिखूंगा जो चीज मुझे चाहिए। जैसे कि मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मुझे वो टेबल का नाम चाहिए जो टेबल मुझे प्रिंट कराना है, यानी टेबल, बंदा 15 लिखेगा तो यहाँ पे 15 प्रिंट होगा। फिर कॉन्केटिनेट के लिए प्लस का साइन, स्पेस एक्स स्पेस, स्पेस क्यों दे रहा हूं, ताकि मेरे पास जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टू की बात करूं तो टू मल्टीप्लाई का साइन और वन, इन दोनों में स्पेस है, तो दोनों में आगे और पीछे मैंने स्पेस दिया है, प्लस का साइन। काउंटिंग मेरी कौन से वेरिएबल में आ रही है, आई में। मेरी काउंटिंग कहाँ है, आई में, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। फिर कॉन्केटिनेट, फिर स्पेस इक्वल्स टू स्पेस, यहाँ पे फिर कॉन्केटिनेट करूंगा मैं, और यहाँ पे अब मैं टेबल और आई को क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, ताकि जो भी टेबल हो और वो जो आई की वैल्यू आए उस दफा में वो आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आंसर आ जाए। ठीक है। और लास्ट में मैं हर लाइन के बाद एक क्या चाहता हूँ, ब्रेक, ताकि हर लाइन मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आए। जस्ट ये किया, मेरा काम हो चुका है। सिर्फ 4 लाइनों में मैंने एक टेबल जनरेटर बना लिया। जाके इसको चेक करते हैं, आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो मेरे पास एक टेबल ऑफ और एक रेंज की फील्ड आ रही है। मैंने कहा 15 का टेबल चाहिए मुझे और 10 तक चाहिए। जनरेट पे क्लिक किया, देखो 15 का टेबल आ गया 10 तक। एक 15 का टेबल आ गया है कहाँ तक, 10 तक। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने कहा भाई 20 का टेबल चाहिए 100 तक, तो मेरे पास 20 का टेबल आ गया है 100 तक। लेकिन आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हर दफा जब भी मैं इसको जनरेट करा रहा हूँ तो मेरी इनपुट फील्ड जो है वो क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही हैं। वजह, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, मेरी बॉडी में जो भी चीज होती है उन सबको हटाता है और रिप्लेस करके वो चीज रख देता है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखी होती है। अगर आपको वो चीज रिप्लेस नहीं करानी है, आपको वो इनपुट फील्ड्स भी चाहिए और टेबल भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक डिफ बनाओगे जिसके अंदर आपको वो प्रिंट करवानी है, और आईडी ले लोगे, उसको एक आईडी दे दोगे, और मैंने आईडी उसको दे दी है मेन की, ताकि उसके अंदर प्रिंट हो सके। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं करूंगा कि उस आईडी को मैं एक वेरिएबल में गेट करा लूंगा। मैंने कहा भाई मेन का एक वेरिएबल लो, और मेन का एक वेरिएबल लो और उसको गेट कर लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और कौन सी आईडी, मेन। अब मेरे जो ये जो डिव है ना, ये मैंने किस में गेट कर ली, मेन में गेट कर ली।
ये मैंने मेन में गेट कर ली। अब मैं यहाँ पे लूप में डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चलाऊंगा, मैं इस वाली जो चीज है जो मेरा टेबल प्रिंट कर रहा है उसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, इसको हटाया। अब मैं बोलूंगा मेन डॉट इनर एच टी एम एल, मेन के अंदर डिफ के अंदर इक्वल्स टू, और जो चीज लिखी हुई थी वो मैंने प्रिंट कर दी। अब क्या होगा, जब भी जैसे जनरेट का बटन दबेगा यहां पर आएगा, डिफ को ये इसने मेन के अंदर सेव करेगा, दो इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज को सेव करेगा, लूप चलाएगा। लूप चलाने के बाद इस डिफ के अंदर इनर एचटीएमएल में मेरे पूरे टेबल को प्रिंट करा देगा, हर दफा हर दफा प्रिंट करा देगा। मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ मैं 15, और रेंज क्या रख दी मैंने 15। जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी लास्ट चीज आ रही है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, डॉट इनर एच टी एम एल मैंने क्या किया, इक्वल्स टू, जब जब लूप चला, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 वन 15 आया तो वो 15 वन 15 हो गया। लेकिन जब सेकंड टाइम लूप चला तो ये बेसिकली इक्वल्स टू है। तो हर दफा हर लाइन पुरानी वाली लाइन को डिलीट कर रही है, नई वाली लाइन को लिख रही है, पुरानी वाली लाइन को डिलीट कर रही है, नई वाली लाइन लिख रही है। और इसके लिए लास्ट लाइन कौन सी थी, 15 वाली थी, तो उसने पुरानी वाली 14 वाली यानी 15 14 जा उसको डिलीट किया, और 15 15 जा जो लास्ट लाइन थी वो प्रिंट करा दिया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, हर दफा मेरी जो वैल्यू को ऐड करवाएगा वो पुरानी वैल्यू को, पुरानी जितनी भी वैल्यूज हैं वो उसको रहने देगा और उसके नीचे ऐड करवाता रहेगा। प्लस इक्वल टू क्या करता है, मेरी नई वैल्यू को ऐड जब करवा रहा होगा तो वो डॉट इनर एचटीएमएल यानी इस डिफ के अंदर, यानी मेन कौन सी चीज है, ये डिफ है ना, इस डिफ के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो उसको हटाएगा नहीं, वो उसके नीचे ऐड करता रहेगा। अब आते हैं और रिफ्रेश करते हैं भाई, टू का टेबल प्रिंट करा देते हैं 10 दफा। सही है, जनरेट करते हैं तो देखो मेरे पास टू का टेबल आराम से आ गया, टू का टेबल आराम से आ गया। अब और मेरी इनपुट फील्ड्स भी नहीं गई। मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं थ्री का टेबल 10 तक। तो क्या होना चाहिए, ये चीज जानी चाहिए, थ्री का टेबल आ जाना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन क्या होगा, प्लस इक्वल टू की वजह से वो पुरानी चीज को रिमूव नहीं कर रहा, वो बस अब ऐड किया जाएगा। मैं जितने टेबल चेंज करता रहूंगा, मैं 4 का टेबल लिखूं 10 तक, उसी के नीचे उसी डिव में चीजें आती जा रही हैं, टेबल नया आता जा रहा है। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये, मैं ये फर्स्ट टाइम में भी कर सकता था, ऐसा नहीं नहीं होता। लेकिन मैंने ये चीज पहली दफा में नहीं इसलिए नहीं करी ताकि आपको लॉजिक्स पता चले कि हम लॉजिक्स लगाते कैसे हैं। पहले मैंने इक्वल्स टू लगाया, भाई ये एरर आ रहा है, तो मैंने प्लस इक्वल्स टू कर दिया ताकि पुरानी वाली वैल्यू नहीं जाए। लेकिन प्लस इक्वल्स टू से क्या हो रहा है, अब मेरी जो पुराना टेबल है वो जा ही नहीं रहा, नया टेबल उसके नीचे ही प्रिंट हुए जा रहा है। अब मैं क्या करूं, तो मैं सोचूं कि जब भी मैं जनरेट का बटन दबा रहा हूं तब मुझे नया टेबल चाहिए, जब भी मैं जनरेट का बटन दबा रहा हूं तब मुझे नया टेबल चाहिए, और पुराना टेबल क्या चाहिए मुझे, खाली। मतलब पहले अगर कोई डिफ में कोई भी चीज हो तो खाली चाहिए। नया टेबल प्रिंट कौन सी चीज, कौन सी लाइन कर रही है, मेरी नया टेबल प्रिंट कर रही है ये वाली लाइन। मैं चाहता हूं इससे पहले, मैं अगर डिफ में कुछ है ना, डिफ के अंदर कोई भी चीज है, मैं उसको क्या कर दूं, खाली कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मैंने अपने डिफ को गेट कराया है ना, वहां पे उसी लाइन के नीचे आऊंगा, मैं मेन को बोलूंगा भाई मेन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू ब्लैंक इनवर्टेड कॉमा। आप अगर सोचो, तो जब जब जनरेट का बटन दबेगा तो जनरेट का फंक्शन चलेगा, जनरेट का फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल नया बनेगा और उसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी से मेन के डेफ को कॉल करा लिया जाएगा। सेकंड लाइन में उस मेन के अंदर अगर पहले से कुछ है तो उसको वो एम्प्टी करेगा। फिर उसके बाद वो टेबल की वैल्यू से टेबल की वैल्यू, रेंज की वैल्यू, इनपुट फील्ड से रेंज की वैल्यू, दो वैल्यूज को लेके सेव करेगा, और उसके बाद मेरा लूप चला के नया टेबल प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं नंबर्स को दोबारा चेंज करके प्रिंट करता हूं, बटन दबाता हूं, तो यही चीजें सारी दोबारा होंगी, यानी मेरे पुराना टेबल पहले रिमूव होगा, फिर नया टेबल प्रिंट होगा। तो चले देखते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, रिफ्रेश करते हैं। मैंने कहा भाई 5 का टेबल 15 तक जनरेट, 5 का टेबल 15 तक प्रिंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई 109 का टेबल 19 तक, कुछ भी लिखोगे आपका आएगा जनरेट, पहला टेबल चला गया, नया टेबल प्रिंट हुआ। तो बात समझ में आ रही है, हम लॉजिक वाइज काम करते हैं और चीजों को उस हिसाब से देखते हैं जिस हिसाब से हमें देखना है या बनाना है।
तो जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी लॉजिक्स, आपका जो देखने का नजरिया है वो क्लियर नहीं होगा, आप लॉजिक्स नहीं बना पाओगे। तो अपनी चीजों को देखने की कोशिश करो कि हमें क्या चीज चाहिए और हम किस तरह ले सकते हैं। डॉट इनर HTML आपको पहले से पता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये पहले से पता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सी लाइन क्या काम कर रही है, और मुझे वो चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे उस लाइन से पहले करना है या बाद में। बाद में पहले करने से फायदा ये है कि आपको पता होगा, अगर मैं डॉट इनर HTML को एम्प्टी इस टेबल के प्रिंट होने के बाद करता हूं तो नया टेबल भी प्रिंट नहीं होगा, कि पहले नया टेबल प्रिंट हुआ उसके बाद डॉट इनर HTML की वजह से वो फिर रिमूव भी हो जाएगा साथ साथ। तो ये लाइन बाय लाइन कोड को करता है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बटन फंक्शन चलने के बाद पहले वो एम्प्टी कर रहा है, सफाई करके खाली कर रहा है जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद नया टेबल को प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं जितनी दफा भी टेबल लिखूं, 5 का लिखूं 15 तक, जनरेट जनरेट होगा। मैं 16 का टेबल लिखूं 10 तक, 16 का टेबल आएगा। मैं लिखूं 19 का टेबल 50 तक, जितनी भी रेंज, देखो 19 का टेबल 50 तक आ रहा है, और पुराना टेबल कोई भी इसमें रिप्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, अब बाकी आप CSS कर सकते हो कि भाई यहाँ पे हाफ हिस्सा करना बना दो, ये इनपुट फील्ड खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बीच में लेकर आ जाओ फॉर्म की तरह, जनरेट पे क्लिक हो, और बाकी के हाफ में आपका टेबल खूबसूरत अच्छे स्टाइल में बड़े बड़े फॉन्ट में नजर आ रहा हो, टेबल अलाइनमेंट्स के साथ एक टेबल जनरेटर आप बना दोगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। अच्छा, हमने फॉर लूप देख लिया। अब हम देख रहे हैं अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या, थोड़ा सा उसमें चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो हम देख लेते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। डू वाइल लूप में हम क्या करने वाले हैं, डू वाइल लूप बेसिकली चीजों को चेक करता है, चीजों को चेक करता है। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सिटी का, और सिटी के वेरिएबल में मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ, यानी यूजर मुझे सिटी का प्रॉम्प्ट दे, एक सिटी का प्रॉम्प्ट दे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटर योर सिटी ऑफ पाकिस्तान, या इंटर सिटी ऑफ पाकिस्तान, सही है, या इंटर सिटी नेम ऑफ पाकिस्तान, चलो सिटी नेम ऑफ पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया जिसके अंदर प्रॉम्प्ट के जरिए मैंने वैल्यू सेव करानी है, सही है। बल्कि मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं उसको इनिशियलाइज करवाऊँ। सबसे पहले तो मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ अपने वेरिएबल सिटी को एज अ ब्लैंक, खाली, अभी खाली है। बाहर इनिशियलाइज कराने का मकसद क्या है, ताकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाए, ताकि हर जगह अप्लाई हो सके। मैं किसी फंक्शन के अगर इनिशियलाइज कराऊंगा तो वो चीज़ हर जगह यूज नहीं हो पाएगी, लेकिन बाहर यानी स्क्रिप्ट के टैग के ओपनली मैंने, देखो ये किसी चीज के अंदर नहीं है, डायरेक्ट स्क्रिप्ट के टैग के अंदर है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, कंट्रोल X कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डू वाइल लूप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं डू का कीवर्ड। डू के कीवर्ड में यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं कोई काम करने को कहूंगा, सही है। कोई काम करने को कहूंगा, वो ये काम होगा कि भाई मेरे पास जो सिटी का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, सिटी का वेरिएबल जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दो, वो वैल्यू इंसर्ट कर दो जो यूजर दे, सही है। तो अब ये डू, ये सिटी का वेरिएबल बन रहा है, पूछ रहा है। अब ये कब तक पूछे, देखो समझना, पहले मैं इसका बना लेता हूं लूप। मैंने कहा भाई वाइल अगर सिटी बराबर हो किसके, सिंध के, अगर सिटी बराबर हो सिंध के, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि सिंध सिटी नहीं है, सिंध क्या है, प्रोविंस है। सिंध प्रोविंस है, और मैंने इसको क्या बोला है, अगर सिटी सिंध के बराबर हो। अब मैं इसकी क्या करूंगा, यहाँ पे काम खत्म कर दूंगा, और नीचे डायरेक्टली एक अलर्ट शो कराऊंगा कि भाई सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, ठीक है, स्पेस कंकैटिनेट, और अपने सिटी को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। अब देखो लूप कब चलता है, जब वैल्यू ट्रू होती है। यहाँ पे डू वाइल लूप समझ लो, एक तरीके से हम इसमें जो कंडीशन देते हैं वो अपोजिट वाली देते हैं। यहाँ पे हम लूप जब चलवाएंगे जब मेरी जो वैल्यू आनी है वो गलत आ रही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो लूप बार बार चले और बार बार चीजें पूछे, तो मैं कंडीशन इस टाइप की दूंगा कि वो ट्रू हो जाए, वो
ट्रू हो जाए। अब जब भी यूजर सिटी में यानी प्रॉम्प्ट में सिंध लिखेगा ना, तो मेरा लूप ट्रू हो जाएगा और वो दोबारा प्रॉम्प्ट दे देगा, भाई दोबारा लिखो। वो दोबारा सिटी का प्रॉम्प्ट दे देगा, यानी डू में वो चीज चलेगी जो कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी। क्योंकि मुझे फॉल्स करवाने के बाद उसको दोबारा लूप को नहीं चलवाना, मुझे उस सिटी को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ इस टाइप की बनती है कि जब मुझे अपने सिटी का नाम चाहिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे सिटी का नाम पूछ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर बंदा कोई कराची लिखे ना, कराची एक्चुअल में सिटी है, तो लूप दोबारा ना चले, लूप खत्म हो जाए और अलर्ट आ जाए। एक सेकंड, मेरे ख्याल में कोई चीज गलत हुई है। प्रॉम्प्ट नॉट इक्वल टू सेंट। बंद करते हैं, खोलते हैं इसको। कराची, मैंने यहाँ पे ओके किया। एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ इक्वल्स टू करके। नहीं, मैं यहाँ पे इसको F5 करके दोबारा चलाता हूँ। सिंध दोबारा पूछ रहा है, मैंने कहा कराची। तो बेसिकली एरर समझ में आ गया है। हम क्या कर रहे थे, हम इक्वल्स टू सिंगल लिख रहे थे। बेसिकली हम स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे मैंने बस कह रहा हूँ कि डू एक प्रॉम्प्ट चेक करो कि सिटी और सिटी नेम ऑफ पाकिस्तान, अगर वो सिंध हो और सिटी इज डबल इक्वल्स टू बलूचिस्तान, मैं इसमें और फर्दर चीजें दे रहा हूँ। और का मतलब होता है कि एक भी अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू मानता है, और जब भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये डू दोबारा पूछेगा। मैं चाहता हूं कि वो बार बार पूछता रहे लूप जब तक कि मेरी चीज पूरी ना हो जाए। मैंने बलूचिस्तान पूछ लिया, अब हम हमारे पास दो रह गए, और हम एक ले लेते हैं पंजाब, और लास्ट में हम ले लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा। केपी के लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो केपी के सही है। अब जब तक है ये चार प्रोविंस के नाम कोई लिखेगा तो वो लूप बार बार चलता रहेगा, क्योंकि वैल्यू ट्रू आएगी, बार बार पूछा रहेगा। लेकिन जब कोई शहर का नाम लिखेगा, यानी कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तो वो अलर्ट में शो कर देगा। आइए चेक करते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे अगर कराची लिखता हूँ तो सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कराची। रिफ्रेश किया, मैंने कहा लाहौर, सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लाहौर। लेकिन अगर मैं इसमें सिंध लिखता हूँ तो मुझे दोबारा अलर्ट दे देगा। मैं इसमें बलूचिस्तान लिखता हूँ तो मुझे दोबारा अलर्ट दे देगा। मैं अगर इसमें पंजाब लिखता हूं तो ये मुझे दोबारा अलर्ट दे देगा, क्योंकि ये सिटी नहीं है, ये सिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें इस्लामाबाद लिखता हूं तो ये मुझे सिटी ऑफ पाकिस्तान है इस्लामाबाद। तो डू वाइल में थोड़ी सी कंडीशन इस टाइप की बनानी होती है कि वैल्यू वो जो हमें नहीं चाहिए वो ट्रू हो, ताकि लूप बार बार चलता रहे, और जो हमें चाहिए तो वो कंडीशन में एज अ फॉल्स में आए, ताकि वो लूप खत्म हो जाए और हमें जो चीज प्रिंट करवानी है वो चीज प्रिंट करवा ली जाए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि फॉर लूप किस तरह इस्तेमाल करते हैं और डू वाइल लूप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, बाकी और लूप्स की वेरिएंट्स हैं जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे।